सीधी सीधी बात यह है, क्या दलित वही कहलाएगा जो सड़कों पे आके टायर जलाएगा? क्या दलित वही कहलाएगा जो थाने वाने भर देगा? अगर ऐसी ही बात है तो फिर अब ब्राह्मण बनिया और ठाकुर भी यहाँ पर दलित बन के दिखाएगा और सड़क पर उतर के दिखाएगा। सरकार को वोट किसने दिया? हमने दिया। सरकार वोट किसने दिलवाया? हमने दिलवाया। परंतु आज हमारे साथ क्या हो रहा है? हमारे साथ छल हुआ है, बहुत जबरदस्त छल हुआ है, और ये हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए हुआ है। अब हमें मूर्ख समझा जा रहा है और हमें फिल्मों वाला सीन, डर्टी सीन दिखाया जा रहा है कि तारीख पे तारीख और तारीख पे तारीख देते रहेंगे और हम इस तमाशे को यहाँ देखने के लिए आते रहेंगे। चौथा वेद डीम्ड वेद है, अगर आपने पढ़ा हो तो वो किसका था? दलितों का और आदिवासियों का। इन सबको हमारे मनीषियों ने संकलित किया और एक वेद बनाया और उसको कहा कि आप इसका अध्ययन करिए लेकिन इसका अमल में मत लाइए। आज के समय में यदि यूजीसी एक्ट पास हो जाता तो सबसे बड़ा दुष्परिणाम ये होगा कि सवर्ण धीरे धीरे अपने बच्चों को एट्रोसिटी से बचाने के लिए वो कहेगा आप कॉरेस्पॉन्डेंस पढ़ो, आप रेगुलर कॉलेज में जाओ ही मत। आपको दलित वर्ग में मंत्र फूकने वाले मिल जाएंगे, अगर उनको पढ़ने नहीं दिया तो उस मोची के पास वो ज्ञान कहाँ से आया? हम खुद रोटी नहीं खाते, पहले उन दलितों के घर की व्यवस्थाएं करते हैं। हाँ, ये है ब्राह्मणवाद। अगर इस ब्राह्मणवाद से दिक्कत है तो यहाँ पर आप क्या चाहते हैं? वह मुगलवाद, कि जहाँ पर अपनी बहन बेटियों को खाला बोलकर उनसे निकाह करने की तैयारी कर ली जाए। इस समय सुप्रीम कोर्ट के प्रांगण में हमारी मौजूदगी है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए राष्ट्रीय स्वर्ण परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कुछ कार्यकर्ता मौजूद हैं जो तमाम विषयों पर बातचीत करेंगे। यूजीसी बिल से जुड़े हुए मामलों पर जब रोल बैक की बात की गई थी, स्वर्ण समाज द्वारा एक बड़ा आंदोलन किया गया था जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी पर रोक लगाने का काम किया था, यानी स्टे लगाने का काम किया था। आज उसकी सुनवाई होनी थी, बावजूद उसके सुप्रीम कोर्ट की बेंच 9 जजों की बेंच बैठी रही, अन्य कामों में व्यस्त रही, जिसके कारण आज इस सुनवाई को नहीं किया गया। पर इस चीज़ को लेकर के स्वर्ण समाज के लोग यहाँ पर मौजूद है। सर, किस तरीके से देखते हैं जो कुछ भी आज टाला गया चीज़ों को? लोग कह रहे हैं कि अदर कामों में व्यस्तता थी जजेस की, स्वर्ण समाज को खास करके किस तरीके से देखता है? क्योंकि स्टे तो लगा हुआ है, फैसला अब तक आपके पक्ष में। हमें मूर्ख समझा जा रहा है, हमें मूर्ख समझा जा रहा है और हमें फिल्मों वाला सीन, डर्टी सीन दिखाया जा रहा है कि तारीख पे तारीख और तारीख पे तारीख देते रहेंगे और हम इस तमाशे को यहाँ देखने के लिए आते रहेंगे। यह गलतफहमी है सरकार की, क्योंकि हम माननीय सुप्रीम न्यायालय का सम्मान करते हैं इसलिए यहाँ बैठे हैं। क्योंकि पहले भी इन्होंने सुप्रीम माननीय न्यायालय का 2018 में अपमान करके अपना अध्यादेश लागू किया था, इसलिए अब हम इसके भरोसे तो बैठेंगे नहीं, बिल्कुल डेफिनेटली बैठने वाले नहीं हैं। तो सीधा आंदोलन की घोषणा कर दी जा रही है कि जल्द ही दिल्ली में लोकसभा घेराव हम करने वाले हैं और उसकी सारी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की होगी, माननीय नरेंद्र मोदी जी की होगी, जिनको भगवान समझ के हम लाए थे। अब अपनी बच्चियों के सीने पे हाथ हम नहीं रखने देंगे, मंचों से अपनी बिटियाओं को मांगने नहीं देंगे, किसी भी बच्चे के गले में फांसी का फंदा नहीं देखेंगे, उनको जातीय आरक्षण, जातीय SC ST एक्ट जो थी उसके द्वारा उत्पीड़न हमने देख लिया, लेकिन अब यूजीसी के गंदे इक्विटी एक्ट के कारण अपने बच्चों को कॉलेजों में नस्ते नाबूद हम होने नहीं देंगे। क्या समस्या है यूजीसी से? क्योंकि कई लोग पूछते हैं अगर उत्पीड़न होता है हमारे साथ तो क्यों स्वर्ण समाज के लोग आ जाते हैं और छाती पीटने लग जाते हैं कि हमारे उत्पीड़न से उन्हें तकलीफ नहीं होती? किसका उत्पीड़न? किसी का आपने उत्पीड़न देखा? नहीं। किसका उत्पीड़न आपने देखा? आप कई मामले देखिए। मैं एक चीज़ बता देता हूँ, उत्पीड़न की अगर बात की जाए तो मैंने एक RTI डाली, अगर आप कहें तो मैं पूरा चैम्बर आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। मैंने RTI यूपी में डाली है। 2023 में कितने मुकदमे दर्ज हुए हैं? लगभग 23 से 24 हज़ार मुकदमे सवर्णों पे दर्ज हुए हैं और उसमें सवर्णों का जो टैक्स होता है उसका पूरा टैक्स जो सेना सुरक्षा काम करती है ना, उससे 4 गुना पैसा उनके मुआवजे में खर्च हुआ है। अब आप ये बताइए उत्पीड़न किसका हो रहा है? मुकदमे किस पे लग रहे हैं? इन सीधी सीधी बात ये है, क्या दलित वही कहलाएगा जो सड़कों पे आके टायर जलाएगा? क्या दलित वही कहलाएगा जो थाने वाने भर देगा? अगर ऐसी ही बात है तो फिर अब ब्राह्मण बनिया और ठाकुर भी यहाँ पर दलित बन के दिखाएगा और सड़क पर उतर के दिखाएगा। लो जी आओ, हम आगे मैदान में। नहीं, पर आप बता रहे हैं इस देश में ब्राह्मणवाद से आज़ादी के नारे यूजीसी प्रोटेस्ट में लगे आ रहे हैं। वो कहते हैं ब्राह्मणों से समस्या नहीं है, ब्राह्मणवाद जो एक विचारधारा है उससे खास करके समस्या है जो देश में निचलों को और निचला बनाने का काम करते हैं। तो अब आपको बता देता हूँ, ब्राह्मण तो जिंदाबाद था, ब्राह्मणवाद जिंदाबाद, ठाकुरवाद जिंदाबाद, वैश्यवाद जिंदाबाद, कायस्थवाद जिंदाबाद और सनातनवाद जिंदाबाद, और ये हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा। ब्राह्मणवाद को पहले समझिए, ब्राह्मणवाद है क्या? ब्राह्मणवाद सिखाता है कि ये बहन है ना, तो ये बहन है, यही है ब्राह्मणवाद। ये क्षत्रिय है, इसका सम्मान करना है, इसने बड़े ही बलिदान दिए हैं इस देश के लिए, ये है ब्राह्मणवाद। कैसे हमें बड़े लोगों का सम्मान करना है, कैसे एक सूत्र में ये जो चंदन टीका है, ये शिखा है, सबको अधिकार दिया है, ये है ब्राह्मणवाद। कैसे कैसे आजीविकाएं लोगों को दी, कैसे कैसे संतुलन बना के रखा, कैसे बड़े और छोटों के साथ असमानताएं ना हो, कैसे एक दूसरे का सम्मान किया जाए। शादी विवाह भी जब आपके घर में होती हैं
तो एक ऊपर के तबके से लेकर नीचे के तबके को, जिसे हम दलित के रूप में मानते हैं, उसका पहले ध्यान रखा जाता है ब्राह्मण से ज्यादा। ये है ब्राह्मणवाद। वो रोटी बेटी की बात करते हैं, वो कहते हैं अगर शादी ब्याह भी करना शुरू कर दें, एक रिश्ता बनेगा, एक भाईचारा बनेगा, रिश्ता की नई शुरुआत होगी आने वाले समय में। क्या अपने छोटे भाई से आप, अगर आपका कोई चौथे पीढ़ी का भाई है, क्या आप उससे अपनी बेटी का विवाह करना पसंद करेंगे? और आज जो है स्वतंत्र भी हैं लोग, अपनी योग्यता अनुसार या फिर वर वधू दोनों समझौते करके विवाह भी करते हैं। तो कोई रोकता है? क्या ये ठीक है? क्या ये बलात्कार की श्रेणी में नहीं आना चाहिए कि रोटी बेटी आप मंचों से बेटियां मांग रहे हैं? ये सीधा सीधा बलात्कार का आरोप है। और मैं तो चाहूँगा ऐसे अगर व्यक्तियों को माननीय न्यायालय दंड नहीं देते तो मैं तो कहूँगा सवर्ण युवाओं से कि अब हथियार रखना सीख लें और ऐसे लोगों को दंड देना सीख लें। भड़काने की बात कर रहे हैं फिर आप? नहीं, बिल्कुल मैं कह रहा हूं, क्योंकि जब बहन बेटियों की सुरक्षा कानून नहीं करेगा तो धर्म के अनुसार हमें स्वयं करनी पड़ेगी। बहन बेटी चाहे दलित की हो, चाहे किसी अगड़े की या पिछड़े की या दलित की, क्योंकि हम सब सनातनी हैं। बेटियां मंच से मांगनी नहीं चाहिए और बेटियों का सम्मान किया जाता है, मांगी नहीं जाती। बेटियां हमारे यहाँ देवी मानी जाती हैं और उनकी नन्ही नन्ही बच्चियों को, हम 9 देवी में भी नवरात्र चल रहे हैं, हम उन 9 देवी में भी जो दलितों की बच्चियां बताई जाती हैं उनके पैरों को पखार के उनका पानी पीते हैं। हम ब्राह्मण तो हम दलितवादी, यानी कि हम उनके विरोधी कहाँ से हुए? हमारी शादियों में, हमारे तमाम अनुष्ठानों में पहले उनकी एंट्री होती है, तब जाके सारे कार्य हमारे पूर्ण होते हैं। हम खुद रोटी नहीं खाते, पहले उन दलितों के घर की व्यवस्थाएं करते हैं। हाँ, ये है ब्राह्मणवाद। अगर इस ब्राह्मणवाद से दिक्कत है तो यहाँ पर आप क्या चाहते हैं? वह मुगलवाद, कि जहाँ पर अपनी बहन बेटियों को खाला बोलकर उनसे निकाह करने की तैयारी कर ली जाए? क्या आप ये चाहते हैं कि जहाँ पर वेस्टर्न कल्चर के, जहाँ माँ और दादी और बहन जैसे पवित्र रिश्ते को भी आंटी और अंकल के नाम पर उन्हें केवल शारीरिक संबंध बनाने के लिए देखा जाता हो? क्या इस ब्राह्मणवाद से मुक्ति चाहिए आपको? तो ये तो हम होने नहीं देंगे। इसके लिए चाहे हमें धर्म से चलना पड़े, चाहे कानून से, तो ये तो हम बर्दाश्त भी नहीं करेंगे। क्या कहेंगे सर, ये जो कुछ हो रहा है? माननीय जी, उपाध्यक्ष जी मौजूद हैं सर, क्या कहेंगे जो कुछ हो रहा है ये यूजीसी के बारे में? तारीख पर तारीख जैसा कि बताया इन्होंने, किस हद तक जाएंगे? क्योंकि कह रहे हैं कि धरना प्रदर्शन करना होगा वो भी करेंगे, शस्त्र रखना होगा वो भी रखेंगे। ये तो कहीं ना कहीं जो पिछड़े लोग हैं उनके मन में डर का माहौल पैदा करेगा, ये तो अशांति पैदा करेगा देश के अंदर। देखो, हद तो अब पार होंगी, हद तक तो अब तक थे हम सीमित, अब तो हद पार सरकार ने भी कर दी है और हमें भी करनी पड़ेंगी, क्योंकि बिना हद पार करे सरकार हमारी सुनने वाली नहीं है। और दूसरी बात डरने की, मेरे तो समझ में आज तक ये नहीं आया। कभी तो ये लोग अपने आप को कहते हैं कि हम राजा महाराजा हुए हैं, हमारे राजा महाराजा हुए हैं, हमने यहाँ राज किया, हमने वहाँ राज किया है, और कभी कहते हैं हमारा शोषण हुआ है। तो पहले तो एक बात निश्चित कर लो भाई, तो कहते हैं 5000 सालों से हमने गुलामी की, ब्राह्मणों के घर दरवाजे पर चपरासी की। तो कहते हैं मौर्य वंश का राजा हुआ है, हमारा फलाना हुआ, ढिमका हुआ, हमारे ये हुए, हमारे वो हुए हैं, हम तो चमर वंश हैं। तो ये कहाँ से आती है फिर बातें निकल कर? या तो एक चीज़ निर्धारित कर लो कि शोषण हुआ है, या फिर एक चीज़ निर्धारित कर लो भाई हमने राज किया है। हम तो दोनों तरफ से जवाब दे देंगे, तुम्हें बताओ कहाँ चाहिए जवाब आपको? शोषण पे चाहिए या राज पे चाहिए? पर आप बैठो सही पहले एक बल्ले में। नहीं, मौजूदा परिप्रेक्ष्य में वो कहते हैं कि पायल तड़वी जो हॉस्पिटल में महिला डॉक्टर थी उसके साथ जो कुछ हुआ, रोहित वेमुला की वो बात करते हैं कि शैक्षिक संस्थानों में उसके साथ जो कुछ हुआ, क्या सवर्णों को ये चीज़ें नहीं दिखाई देती? आपने 2 चीज़ पकड़ ली हैं। आज तक कितने लोगों ने SC/ST उसके तहत आत्महत्या करी? अभी पूरे 3 परिवार खत्म हो गए। पता आपको? नहीं पता, क्योंकि उसको नेशनल मीडिया नहीं उठाएगी। आपको वो पता होगा जो नेशनल मीडिया उठाएगी। कई परिवार के पूरे परिवार खत्म हो चुका है SC/ST चक्कर में। और सरकार क्या करती है? प्रोत्साहन राशि देती है। किस लिए? भाई तुम लगाओ और प्रोत्साहन राशि लो और लड़ो। सवर्णों के खिलाफ मानते हैं आप क्या सरकार? भाई सरकार के खिलाफ हो रही है और क्या आ रही है? आज हम यहाँ खड़े क्यों खड़े हैं? इसलिए तो खड़े हैं, सरकार हमारी लाई हुई है। सरकार को वोट किसने दिया? हमने दिया। सरकार वोट किसने दिलवाया? हमने दिलवाया। परंतु आज हमारे साथ क्या हो रहा है? हमारे साथ छल हुआ है, बहुत ज़बरदस्त छल हुआ है, और ये हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए हुआ है। अब तक हमारे साथ और हम बर्दाश्त कर रहे थे, अब हमारे बच्चों की बात आ गई, बर्दाश्त नहीं होगा बिल्कुल भी। क्या कहेंगे सर जो कुछ हो रहा है इस समय यूजीसी को लेकर के? क्योंकि प्रदर्शन हर जगह से, पहले स्वर्ण समाज ने प्रदर्शन किया जिसके तहत स्टे लगाया गया, अब लगातार जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांगों को ऊंचा करने का काम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 15% लोगों के लिए 85% लोगों की जो बात है उसको दबाया जा रहा है। देखो, दबाया जा रहा है नहीं, ये तो सारे नैरेटिव चलते हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, वैसे सबसे अलग, सरकार जिस तरीके से चुपके से बिल लेकर आई, कानून जो पारित किया, इससे पहले भी एक 2023 का कानून यूजीसी का इन्होंने बना रखा था। अभी 2025 का यूजीसी एक्ट इन्होंने लागू किया था, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई और कहा 19 मार्च को हम सुनेंगे। सरकार की ऐसी मंशा क्या थी, समझने वाली बात है। ऐसी क्या मंशा थी, ऐसी क्या जल्दी थी कि इन्होंने यूजीसी एक्ट 2023 का बना हुआ MP में लागू कर दिया इन्होंने? इनके पास धैर्य नहीं था कि
सुप्रीम कोर्ट की बात सुन ले, उसके बाद देखते हैं। दूसरा, इस बीच जो बिहार में जो रेप केस हुआ, जिस तरीके से चुपके से कानून लाया गया, उसी प्रकार ये जो बलात्कार किया गया, इसमें भी चुपके से आरक्षण लागू कर दिया गया। जिस तरीके से सवर्णों की बेटियों के जघन्य बलात्कारों की वृद्धि होने लगी है और सरकार उसके ऊपर लीपापोती करके उनका प्रेम प्रसंग बनाने के प्रयास कर रही है, तो सरकार लग रहा है बलात्कार के क्षेत्र में भी आरक्षण देने का पूरा मन बना चुकी है। और आगे के इसका जो एक बहुत बड़ा दुष्परिणाम होगा, रामजस कॉलेज है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, करोड़ीमल कॉलेज है, हंसराज कॉलेज है, खालसा कॉलेज है, दौलत राम कॉलेज है, बहुत सारे कॉलेज हैं जो सवर्णों ने बनाए हैं, सवर्णों ने दिए, सवर्णों ने ट्रस्ट बनाए, आज भी उनके ट्रस्ट बने हुए हैं, सवर्ण ही उसमें ज़्यादातर सदस्य हैं। आज के समय में यदि यूजीसी एक्ट पास हो जाता तो उसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम ये होगा कि सवर्ण धीरे धीरे अपने बच्चों को एट्रोसिटी से बचाने के लिए वो कहेगा आप कॉरेस्पॉन्डेंस पढ़ो, आप रेगुलर कॉलेज में जाओ ही मत। तो आज के समय में दिल्ली यूनिवर्सिटी दुनिया की टॉप 100 यूनिवर्सिटी में भी नहीं आती गुणवत्ता के हिसाब से देखें जो रैंकिंग है उसकी। तो आने वाले समय में वो 500 से भी बाहर हो जाएगी और 1000 से भी बाहर हो जाएगी। जब क्रीम उसमें बचे, जो क्वालिटी उसमें बचेगी ही नहीं, तो दिनंतर उसका जो स्तर है वो गिरता जाएगा। क्या कहेंगे वकील साहब? देखिए, मैं सबसे पहले तो नैरेटिव के खिलाफ हूँ। ये कि 3000 साल से नहीं पढ़ने दिया, ये सब नैरेटिव है। मैं एक एग्जाम्पल दूंगा सिंपल। अभी मैं 2 रोज़ पहले उज्जैन में था, महाकाल के दर्शन में। मैं संदीपन गुरु के यहाँ दर्शन करने गया। ओंकारेनाश में संदीपन गुरु का आश्रम था। वहाँ पर मैं खड़े खड़े मेरे मन में विचार आया कि भगवान कृष्ण ऑफिशियल यादव डिक्लेयर थे, यदुवंश कुल के थे, वो क्षत्रिय थे, वो सेकेंडरी, इन सब में मैं डिबेट में नहीं जाना चाहता। यदुवंश थे। सुदामा और बलराम और कृष्ण की एजुकेशन एक साथ कैसे गए, हमने पढ़ने नहीं दिया। संदीपन गुरु सबसे पहले मना करते कि भाई तुम यादव हो, तुम्हें हम आने देंगे। तो ये सब नैरेटिव है समाज। तो मैं खड़ा खड़ा मेरे कहने माँ सरस्वती ने मुझे विचार दिया कि भगवान कृष्ण, सुदामा और सबकी एक साथ मूर्ति है। तो मैंने, गुरु तुमने ये समाज में क्या फैल रहा है कि साहब हम समाज के अंदर पढ़ने नहीं दिया। ऐसा कुछ नहीं था, जो नहीं पढ़ना चाहता वो नहीं पढ़ा। तो आप देखिए, ये समाज का एक नैरेटिव दे दिया, हमको पढ़ने नहीं दिया। तो भैया सबसे पहले तो हम भगवान कृष्ण को रोकते हैं। क्या बताइए? हथेली की मोटाई जितना, हथेली की चौड़ाई जितना मोटाई का एक ग्रंथ है, उसको कहते हैं चर्म शिल्प संग्रह, जिसमें चमड़े से बनी वस्तुओं की पूरी शिल्पकला और उसका वर्णन है। पूरी की पूरी पुस्तक संस्कृत में लिखी हुई है। तो यदि पढ़ने नहीं दिया गया तो चर्मकार जो हुए 5000 साल से 50,000 साल से 5 लाख, हम कहते हैं हम तो युगो प्राचीन है, तो वो चर्म शिल्प संग्रह कौन पढ़ रहा था और कैसे पढ़ रहा था? जो चर्मकार काम कर रहे थे वही पढ़ते थे, यानी कि उनको संस्कृत पढ़ाई गई तभी तो वो उसका अभ्यास करते थे ना। यदि नहीं पढ़ी गई तो फिर कैसे बनाएंगे चमड़े से बनी वस्तुएं? तो सीधा नैरेटिव है। इस प्रकार के बहुत नैरेटिव। एकलव्य, जिसका अंगूठे की बहुत दुष्प्रचार किया जाता है, एकलव्य के पिता जरासंध के सेनापति थे। वो क्या निकले तब कैसे था? उसका अंगूठा इसलिए लिया गया था कि उसने झूठ बोलकर विद्या ली है। और द्रोणाचार्य जो थे वो राजाश्रित थे, वो राजकुल के परिवार को पढ़ा रहे थे कि कल को ये मेरे ही सिखाए हुए शिष्यों के ऊपर आक्रमण करेगा, इसलिए उसका अंगूठा लिया गया। तो इसमें अनैतिक क्या है? आप नैतिकता के साथ शिक्षा लो ना। चोरी की शिक्षा तो आज भी आपकी क्या जाली डिग्री लेकर जाली नहीं करते थे क्या? आज एक वो विधायक था जिसके पास चोरी की, वो कहाँ से, वो बस्ती से, हाँ, वो LLB की डिग्री नकली थी, तो उसको ब्लैकलिस्ट करके ना आज उसका राजनीतिक पॉलिटिकल करियर भी खराब है। तो ये नैरेटिव बनाया जाता है। नैरेटिव को किस तरीके से समझाना नहीं, क्या बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। देखिए, मूल माने 4 वेद माने जाते हैं, लेकिन मूल वेद कितने हैं? कुल 3। चौथा वेद डीम्ड वेद है, अगर आपने पढ़ा हो तो। वो किसका था? दलितों का और आदिवासियों का। इन सबको हमारे मनीषियों ने संकलित किया और एक वेद बनाया और उसको कहा कि आप इसका अध्ययन करिए, लेकिन इसका अमल में मत लाइए, क्योंकि वो डाकिनी, पिचासनी, भूतनी, इन सब की सिद्धियाँ थी। मैं एक घटना सुनाता हूँ। मैं जब लॉ कर रहा था, तो मैं लॉ की जब पढ़ाई कर रहा था, तो मैं एक जूते पे पॉलिश करा रहा था। तो वहाँ पर बैठा हुआ मोची जो था, वहाँ एक महिला अपने बच्चों को लेकर आई। एक बच्चों को लेके आई और मोची से कहा कि इस बच्चे को फूंक दो। उस बच्चे, ये मैं लॉ जब कर रहा था तब की घटना है, ये कानपुर की घटना है। और रावतपुर स्टेशन के बाहर वो बैठा हुआ था मोची। तो लेके आई, तो उसने कहा पहले मैं इनके जूते कर लूँ। नहीं, पहले मैंने बच्चा जरूरी है, तुम इसको पूछ लो। तो उसने मंत्र फूका और फूकने के बाद में वो बच्चा झड़वा के चली गई। मैंने, भाई तुम्हें मंत्रों का वेद हो? कहने का चौथा वेद तो हमारा वेद है। ये उसके शब्द थे
कि चौथा वेद हमारा वेद है और वो उनके समाज में व्याप्त हैं। आज भी चले जाइए, आपको दलित वर्ग में मंत्र फूकने वाले मिल जाएंगे। अगर उनको पढ़ने नहीं दिया तो उस मोची के पास वो ज्ञान कहाँ से आया? मतलब आप कह रहे हैं कि प्रोपेगेंडा सेट किया जा रहा है। प्रोपेगेंडा नैरेटिव है। वो कहने लगा मेरे पीढ़ियों से मेरे यहाँ आ रहा है और हमसे संकलित करके ही तुमने किताब बनाई। ये कटु सत्य है जो उसने हमसे ज्ञान दिया, वो भी हमको ज्ञान दे के गया। तो मैंने उसको प्रणाम किया कि तुम फोकट में कहते हो 3 वेद तो हमारे, चौथा वेद जिसको सबसे ज़्यादा मान्यता अथर्ववेद है वो तुम्हारा दिया गया है। इस ज्ञान को क्यों नहीं आम आदमी तक पहुँचाया जा रहा है? बिल्कुल। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट के प्रांगण में इस समय मौजूदगी थी तमाम जो लोग यहाँ पर उपस्थित थे, स्वर्ण समाज से लेकर तमाम ऐसे लोग। और क्या नाम? शिव कुमार भट्ट वकील है ना आप? मैं 35 साल हो गए मुझे सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट के वकील शिव कुमार भट्ट जी भी यहाँ मौजूद थे, जो तमाम विषयों पर बातचीत कर रहे थे, जिसको यूजीसी से जोड़ा जा रहा है, तमाम बातें की जा रही है, एक नैरेटिव जो है वो सेट करने का काम किया जा रहा है। कहीं ना कहीं उन तमाम विषयों पर बिंदुवार तरीके से बात की गई। अब आपके क्या विचार हैं यूजीसी को लेकर के, तमाम इस विषय के बारे में क्या आप राय रखते हैं, हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। और तमाम ऐसी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TNN वर्ल्ड को। धन्यवाद।